फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जैकी एली डेरिडा के बारे में। जिन्हें ज़्यादातर जैक्स डेरिडा के नाम से पुकारा जाता है। सन 1930 को उनका जन्म हुआ था अल्जीरिया के एक शहर में। वो एक यहूदी होने के नाते बचपन में उन्हें 2 स्कूलों से निकाला गया था। बाद में इसी के गुस्सा ने उन्हें डिकॉन्स्ट्रक्शन जैसे थ्योरी का जन्म देने के लिए मजबूर किया था। वो चाहते थे कि वो एक ऐसी थ्योरी बनाए जिसके ज़रिए पूरी लिटरेचर ही तहस नहस हो जाए। जैसा कि उन्होंने सोचा था, बाद में इसी थ्योरी ने लिटरेचर को जड़ पकड़ के रखा और इसी ने ऐसे ऐसे सवाल किया जो लिटरेचर का जड़ को हिला दिया। क्रिटिक्स ने जब उनसे पूछा कि अब जिस थ्योरी से लिटरेचर को ख़त्म करना चाहते हैं वो भी तो एक लिटरेचर ही है। फिर जवाब में उन्होंने ये कहा कि मेरा जो डिकॉन्स्ट्रक्शन थ्योरी है वो असल में लिटरेचर नहीं है, वो एक हिस्ट्री है। इसी तरह से हर वक्त वो क्रिटिक्स से बचता रहा। दोस्तों, 1965 में उन्होंने टेल क्वेल नाम का एक लेफ्टिस्ट फ्रांस मैगजीन में 7 साल काम किया। अगर आप लोगों को पता नहीं कि लेफ्टिस्ट का मतलब क्या होता है तो ये जान लीजिए कि लेफ्टिस्ट वो होता है जो सरकार के विरुद्ध में कुछ कहता है। जैसे कि इस वक्त हमारे इंडिया में जो बीजेपी है वो लीड कर रही है, वो गवर्नमेंट में है, वो पावर में है। जो भी इस बीजेपी के विरुद्ध में कुछ कहे या फिर हमेशा सवाल निकालते रहे तो उनको लेफ्टिस्ट कहा जाएगा। डेरिडा अपने जीवन काल में करीब 40 बुक लिखे हैं। 1966 में उन्होंने एक किताब लिखी जिसके तुरंत बाद ही पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का मूवमेंट जो है वो शुरू हो गया। उस किताब का नाम था स्ट्रक्चर, साइन एंड प्ले इन द डिस्कोर्स ऑफ ह्यूमन साइंसेस। फिर 1967 को उन्होंने लिखा डे ला ग्रामेटोलॉजी, जो बाद में जाके गायत्री स्पिवाक ने इसे ट्रांसलेटेड किया इंग्लिश में और इसका नाम दे दिया ऑफ ग्रामेटोलॉजी। गायत्री स्पिवाक ने पॉल डे मैन के सुपरविजन में अपना पीएचडी कंप्लीट की और पॉल डे मैन के साथ डेरिडा के बहुत अच्छा फ्रेंडशिप था। डेरिडा ने अपने जीवन काल में बहुत सारी टर्म्स और थ्योरी का इजाद किया, जिसमें से डिकॉन्स्ट्रक्शन, डिफरेंस, आर्क राइटिंग, फ्री प्ले, लोगोसेंट्रिज्म, ट्रेस, फोनोसेंट्रिज्म, एफोरिया, ये सब फेमस है। चलिए आप बात करते हैं डिकॉन्स्ट्रक्शन के बारे में। 1966 को जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी जो कि बाल्टीमोर में है, वहाँ एक समारोह का आयोजन किया जाता है जिसमें डेरिडा ने एक पेपर प्रेजेंट किया और उसके सेमिनार में जैक लाका, रोला बार्थ, मिशेल फूको ये सारे उपस्थित थे। उनमें से फूको लास्ट में आए थे, वो पूरा सेमिनार नहीं सुन पाए। मार्टिन हेडेगार के डिस्ट्रैक्शन नाम के एक शब्द से डिकॉन्स्ट्रक्शन का उत्पत्ति हुआ है। डेरिडा ने इस पेपर को बनाने के लिए करीब 15 दिन का समय लिए थे। डिकॉन्स्ट्रक्शन हमेशा टेक्स्ट और मीनिंग का बात करते हैं, इन दोनों के बीच जो रिलेशन है इसकी बात करते हैं। डिकॉन्स्ट्रक्शन का मतलब ये है कि किसी भी एक चीज़ को खंडन करके उसे अच्छी तरह से परख कर उसे एक नया मीनिंग देना जो कि अटल रहे, ऐसा एक मीनिंग, उसे डिकॉन्स्ट्रक्शन कहते हैं। चलिए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा जाए। सोचिए कि एक घर है, उस घर के फर्नीचर, टीवी, सभी जो कुछ भी सामान है इन सब को रीअरेंज करके कौन सा चीज़ किस जगह पर अच्छा लगेगी इस तरह से अरेंज करना ही डिकॉन्स्ट्रक्शन है। डेरिडा ये कहना चाहते हैं कि जो कुछ भी सामान या फिर फर्नीचर आपके घरों में है वो अरेंज करने के बाद भी कभी कभार आपको लगता है कि ये टीवी इधर नहीं उधर रखने से अच्छा होता, ऐसे मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी जो हमारे भीतर द्वंद्व चलती है, इस द्वंद्व को ख़त्म करने के लिए डेरिडा ने ये डिकॉन्स्ट्रक्शन थ्योरी का उत्पत्ति किया है। डेरिडा ये भी कहते हैं कि जब हम किसी चीज़ को सिलेक्ट करते हैं तो क्या हमने सभी ऑप्शनों को अच्छी तरह से परख लिया या फिर ऐसे ही हम सिलेक्ट कर लेते हैं।
तो डेरिडा ये कहना चाहते हैं कि हम किसी भी चीज़ को एक चांस ज़रूर देना चाहिए वो सिलेक्ट होने के लिए। डेरिडा कहते थे कि कुछ वर्क जैसे मर्चेंट ऑफ वेनिस जिसने शेक्सपियर ने लिखा था, वो कहते हैं कि इस टेक्स्ट में कुछ ऐसे वर्ड्स है जो क्लियर नहीं है, या फिर आप कहें कि उसका कोई क्लियर मीनिंग नहीं है, जैसे कि टू बी और नॉट टू बी। तो डेरिडा चाहते हैं कि इन शब्दों को एक मीनिंग दिया जाए जो कि अपने आप में संपूर्ण हो। उन्होंने कुछ ऐसे शब्द की भी बात की है जो एक शब्द होकर भी दो मीनिंग या फिर उससे ज़्यादा या फिर उसके संपूर्ण विपरीत अर्थ समझाता हो। जैसे कि एक शब्द है काली। काली एक कलर है। अगर हम कहें कि काली जवान, तब ये अर्थ संपूर्ण विपरीत हो जाती है। डिकॉन्स्ट्रक्शन को ठीक से समझाने के लिए उन्होंने कुछ टर्म का यूज़ किया। उनमें से एक है एपोरिया, जो एक ग्रीक वर्ड है। ये वर्ड एक ऐसी सिचुएशन की बात करती है जब कोई कंफ्यूजन में रहती है। जैसे कि आप सोचिए कि कोई असाइनमेंट लिख रहा हो और असाइनमेंट के मिडिल में जाकर उन्हें ये लग रहा है कि नहीं, मुझसे और नहीं होगा, मैं और नहीं लिख पाऊँगा। तो इस तरह का जो कंट्राडिक्शन है, इस तरह का जो समस्या है, इन समस्याओं के हल के स्वरूप में डेरिडा ये कहते हैं कि राइटर को अपने दिमाग में जो चल रहा है, जो डाउट या फिर कोई भी बात, वो राइटर अपने उस टॉपिक पे लिख सकता है। इसके साथ साथ डेरिडा ये भी कहते हैं कि एपोरिया एक ऐसी सिचुएशन है जिस सिचुएशन में एक इंसान का दिमाग बहुत ज़्यादा काम करते हैं। चलिए एक दूसरी टर्म की बात करते हैं जिसको डेरिडा ने नाम दिया है डिफरेंस। ये शब्द फ्रांस के डिफरर शब्द से आई है, जो कि दो शब्द से मिलकर हुई है। एक है डिफर और एक डेफर। डिफर का मीनिंग ये होता है कि डिफरेंस, जो दो चीज़ों के भीतर अंतर समझाता है, और दूसरा शब्द डेफर जिसका मतलब है टू कंटिन्यू और डिले द मीनिंग, मतलब जो मीनिंग है उसे डिले कर दिया जाए। जैसे कि आप सोचिए कि हमने एक वर्ड पकड़ा लब। लब का सिमिलर होता है लाइक, लाइक का सिमिलर अटैचमेंट। इस तरह से जो लब का मीनिंग है वो धीरे धीरे एक से अलग हो जा रहा है। फिर उन्होंने बात की लोगोसेंट्रिज्म की। इसमें उन्होंने कहा कि हम किसी भी चीज़ को सत्य ठहराने के लिए हम एक रीज़न का सहारा लेते हैं। जैसे सोचिए कि आप शॉपिंग पर गए हो और आपको कुछ फल लेना है, वहाँ जाकर अपने कुछ चुन के कुछ फल लिया। हालांकि सारे ही फल अच्छे थे, फिर भी आपने चुन के लिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी फल आपने चुना, आप सोचते हैं कि ये फल उन सबसे ज़्यादा अच्छी थी। हालांकि वहाँ जितने भी फल थे सभी अच्छे थे। इसीलिए डेरिडा कहते हैं कि हम जो कुछ भी करते हैं या फिर उन्हें सत्य ठहराने के लिए हम खुद का कुछ रीज़न उसमें छाप देते हैं, और इन रीज़न को हम कभी परखते भी नहीं। चलिए अब बात करते हैं आर्ची राइटिंग के बारे में। यह एक ऐसी लैंग्वेज है जिसे राइटिंग या फिर स्पीच में कॉन्सेप्चुअलाइज नहीं किया जा सकता। डेरिडा का मानना है कि कुछ ऐसी बातें भी होती है जो किसी भी तरह से बयां नहीं कर सकते। इसे ठीक तरह से समझने के लिए आपको ले चलते हैं डेरिडा की एक घटना पर। एक दिन क्या हुआ कि डेरिडा को एक रिपोर्टर ने पूछा कि डेरिडा और उनके पत्नी के बीच लव रिलेशन कैसा रहा, पर डेरिडा ने जवाब में कुछ नहीं कहा। फिर रिपोर्टर ने खुद को इंसल्टेड फील किया। उसके कई दिनों बाद जब डेरिडा ने एक दूसरी सेमिनार पे गया, उधर जाके उसने वो बात उठाई। उसने कहा कि एक रिपोर्टर था जिसने मुझको मेरे और मेरे पत्नी के बीच लव रिलेशन के बारे में पूछा था, पर मैंने उसको जवाब नहीं दिया क्योंकि मेरे और मेरे पत्नी के बीच जो रिलेशन है ये किस भाषा से मैं व्यक्त करूँ, ये मुझे समझ में नहीं आया। डेरिडा ने अपने डिकॉन्स्ट्रक्शन थ्योरी में क्लॉड लेवी स्ट्रॉस की बाइनरी अपोजिशन थ्योरी की बुरी तरह से क्रिटिसाइज किया। लेवी स्ट्रॉस ने अपनी थ्योरी बाइनरी अपोजिशन को समझाने के लिए उन्होंने एक एग्जांपल दिया, जैसे कि एक वर्ड हॉट है
तो हॉट वर्ड को समझने के लिए हमें कोल्ड को समझना पड़ेगा, हमें डे को समझने के लिए नाइट को समझना पड़ेगा। इस तरह से उन्होंने एक वर्ड की ऑपोजिशन वर्ड को समझकर उस वर्ड की मीनिंग को समझाना चाहते थे। इस थ्योरी को डेरिडा ने पूरी तरह से गलत साबित कर दिया। डेरिडा ये कहते हैं कि बाइनरी ऑपोजिशन टाइम और प्लेस और किसी भी चेंजेस से ये अपने आप बदल जाते हैं। जैसे कि आप सोचिए कि आसाम की गर्मी 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर गया तो उसे हम हॉट कहते हैं। तो कोल्ड मतलब 30 डिग्री के नीचे हुआ। अगर एंटार्क्टिका जाए तो उधर आपको मिलेगी कि 10 डिग्री के ऊपर हॉट है और 10 डिग्री के नीचे कोल्ड है। तो आप ये देखिए कि जब जब प्लेस चेंज हो रहा है तब तब वो बाइनरी ऑपोजिशन भी चेंज हो रहा है। जो हॉट पहले था 30 डिग्री वो बाद में 10 डिग्री आ गया। मतलब ये हुआ कि एक सेंटर नहीं रहा। वर्ड का जो सेंट्रल मीनिंग है वो कभी स्थिर नहीं है, वो हमेशा उलट पुलट होती रहती है। डेरिडा का डिकंस्ट्रक्शन थ्योरी ये कहती है कि वर्ड का एक मीनिंग होना चाहिए, एक सेंट्रल मीनिंग होना चाहिए। डेरिडा ने जॉर्ज रूसो को भी नहीं छोड़ा। रूसो ने स्पीच को राइटिंग से ज़्यादा प्रेफरेंस दी, पर डेरिडा ने कहा कि तुम जब स्पीच को ज़्यादा प्राधान्यता दे रही हो और तुम इस ओपिनियन को बताने के लिए राइटिंग का इस्तेमाल कर रहे हो। डेरिडा का मानना यह है कि कोई किसी से बड़ा नहीं है, ना स्पीच राइटिंग से बड़ा ना राइटिंग स्पीच से बड़ा। दोनों का अलग अलग क्षमताएं होती है, अलग अलग पावर होती है। इसी तरह के द्वंद्व के भीतर से डेरिडा ने अपना डिकंस्ट्रक्शन थ्योरी को आगे बढ़ाया और बाद में इसी थ्योरी के आधार पर नए नए थ्योरी के आविष्कार हुआ। 1980 में डेरिडा को ड्रग स्मगलिंग के चार्ज पर उन्हें गिरफ्तार किया गया था। बाद में उनको छोड़ा गया। उनके पीछे दोनों पॉलिटिकल पार्टी की ही समर्थन थे। फिर 2004 में उनको कैंसर हुआ और जिसके चलते उनका स्वर्गवास हो गया। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर कोई सवाल या फिर कुछ भी कहना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। नमस्कार।